हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वैश्वीकरण के कारण के बारे में। पहले की वीडियो में हमने बताया था कि वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे पहले की वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको वैश्वीकरण के कारण का जो टॉपिक है वो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है वैश्वीकरण की वजह? अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है तो शायद ये पूछना असंगत न होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है। अगर इन चार तरह के प्रवाहों की ही बात है तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है, तो वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात है इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल। ये दोनों बातें मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाती हैं। वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है, इसीलिए ज़रूरी है कि इन प्रवाहों को इतिहास के संदर्भ में देखें। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। शुरू में जब छपाई की तकनीक आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी थी। इसी तरह आज हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज़्यादा तेज और व्यापक होगी। बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात नहीं है। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज़्यादा तेज और व्यापक होगी। बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ ज़रूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब यह समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से पर भी पड़ेगा। फ्लू अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहते। ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं का जोर नहीं मानती। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में मौजूद महसूस किया जाता है। गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने पढ़ा था कि वैश्वीकरण के कारण क्या होते हैं, वैश्वीकरण क्यों हो रहा है, ठीक है। वैश्वीकरण के लिए हमने पढ़ा था कि इसके लिए कोई भी एक कारक जो है वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्निक है ना, वो इसका एक मेन रीज़न इस चीज़ में साबित होता है। क्योंकि देखो, वैश्वीकरण जैसे कि मान लो आप, वैश्वीकरण कैसे हो रहा है, देखो जैसे चीन की कोई चीज़ है, वो कम रेट में हमारे मार्केट में आ रही है, तो लोग क्या सोचते हैं कि हमें जो भी चीज़ हम खरीदें ना, वो हमें कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में मिल जाए, तो हम उसी चीज़ को खरीदेंगे। हमें इस चीज़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया में बनी है, चाइना में बनी है, या अमेरिका में बनी है, या जापान में बनी है। हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने पीछे एग्जाम्पल भी पढ़ा था जिसमें एक रामधारी नाम के व्यक्ति हैं जो कि अपनी बेटी को एक साइकिल गिफ्ट करना चाहते हैं उनके बर्थडे पे। तो वो क्या करते हैं, चाइना में बनी एक साइकिल को पसंद कर लेते हैं। उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और जो उनके बजट में भी पड़ जाती है, जिसका मतलब प्राइस भी ठीक ठाक सा है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें उस चीज़ की, ये नहीं सोचते कि वो चीज़ बनी कहाँ पे है, ठीक है। हम चीज़ क्या देखते हैं कि उसके प्राइस क्या है। मेन चीज़ हम देखते हैं प्राइस, क्वालिटी भी हम बाद में चेक करते हैं। पहले हम यही देखते हैं कि क्या उस चीज़ का प्राइस हमारे बजट में है या नहीं है। अगर इंडिया में बनी कोई चीज़ है तो ये लाजमी सी बात है कि उसका प्राइस ज़्यादा होगा बजाय कि चीन की चीज़ के, ठीक है। और उसके अंदर जो क्वालिटी है वो भले ही चीन वाली की अच्छी हो, लेकिन अगर इंडिया वाली से कंपैरिजन उसका किया जाए ना, तो इंडिया की चीज़ जो है वो ज़्यादा बेटर होती है। मतलब सारी चीज़ों का हम नहीं कह सकते कि उनकी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं, लेकिन अगर एक टाइप से कंपैरिजन अगर उनका किया जाए ना, तो इंडिया की चीज़ें बेस्ट होती हैं बजाय कि चाइना की। वो चीज़ें टिकाऊ नहीं होती चाइना की जो चीज़ें होती हैं। इंडिया की जो चीज़ें होती हैं वो एक बार पैसा हम ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें टिकाऊ होती हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होती। चाहे आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए या फिर कोई भी टॉयज़ वगैरह ले लीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, जो टिकाऊ चीज़ होगी, एक बार हम पैसे खर्च कर देते हैं तो कम से कम वो चीज़ चले तो अच्छे से, है ना। तो यही होता है वैश्वीकरण।
और अब हमने पढ़ा था वैश्वीकरण के कारण के बारे में। नेक्स्ट जो आपकी वीडियोस आएंगी उनमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण क्या होते हैं वैश्वीकरण के, राजनीतिक प्रभाव क्या होते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव क्या होते हैं, आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारी नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो उनको भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो चैप्टर है वैश्वीकरण का वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।